आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने अपना कोर्स FA1 स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने चैप्टर 1 डिस्कस करा था। चैप्टर 1 इज ऑल क्लियर टू यू? उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा देखे था ना। अच्छा, हमने 100% इसको कवर कर लिया था ना। सर टैक्स है। टैक्स का टॉपिक बहुत ठीक है। हमने बेसिक अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लिया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमने जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो आपके पास अकाउंटिंग में 5 कह सकते हो फंडामेंटल्स, जो 5 एलिमेंट्स हैं वो पढ़ लिए थे। एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू। ये क्लियर है? अच्छा जी, फिर हम आ गए थे और किस पे हमने हमने पार्ट ए स्टार्ट करा था। पार्ट ए हमारा था इंट्रोडक्शन टू ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग और उसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा था। चैप्टर 1 बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हमने बिजनेस को भी समझा था, टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं, कैश, क्रेडिट, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने मेन को भी पढ़ा था और साथ साथ हमने देखा था कि भाई बिजनेस किसे कहते हैं। पढ़ा था बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस के साथ आपने उसका मतलब प्रॉफिट भी समझा था, लॉस भी समझा था, और साथ साथ आपके पास कुछ टर्म्स आई थी जिसमें एंटिटी था, बिजनेस, कंपनी, फर्म। ये क्लियर हुआ था। अच्छा, काउंटिंग कन्वेंशन, डुअल इफेक्ट क्या होता है वो हमने पढ़ा था। डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए थे, एक्सटर्नल और इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। ये आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया था। देन इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट्स हमने करे थे। ठीक है, इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट के साथ हमने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था भाई? अच्छा, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें एक्स वर्क हमने पढ़ा था, ई एंड ओ ई पढ़ा था। इनवॉइसेस कॉपी किस किस के पास रहती है वो हमने पढ़ा था। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट हमने क्लियर कर लिया था। ई कॉमर्स, डिस्काउंट, प्रीपेड डिस्काउंट की टाइप्स भी आपने पढ़ ली थी, और डिस्काउंट अगर किसी को रिसीव हो रहा है तो उसके लिए डिस्काउंट क्या है, कोई अलाउ कर रहा है तो उसके लिए क्या है, वो हमने डिस्कस करा था। रिबेट्स एंड अलाउंसेस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ये सेम वही चीज लिखी है जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि ट्रेड डिस्काउंट आपके लिए क्या है और कब गिवन होगा। ठीक है, इसी तरह कैश डिस्काउंट आपके लिए क्या है और कब गिवन होगा। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट कैसे होगा ये रीड करने के लिए मैंने आपको कहा था। ये क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था, है ना। देन फिर आ जाते हैं सीएस टैक्स। सीएस टैक्स किसे कहते हैं? टैक्स किसे कहते हैं? तो टैक्स वही जो गवर्नमेंट जो जो पैसे लगाती है, गवर्नमेंट जो जिसमें पैसा लगाती है, या गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमसे लेती है। हमसे लेती है। अब ये इम्पोज करती है गवर्नमेंट हम पे, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन कलेक्ट कर रहा होता है? जो शॉपकीपर है या जो आपको सेल कर रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाता है ये कौन सा टैक्स है? सेल्स टैक्स। आपने छोटी सी माचिस खरीदी, आपने आपने जो शेविंग ब्लेड होता है वो खरीदा, आपने कॉम्ब खरीदा, आपने शैम्पू खरीदा, आपने सोप खरीदा, वॉट एवर जो भी चीज आप खरीदते हो वो क्या है, उस पर टैक्स लगा होता है। एक तो आपकी प्राइस होती है उस प्रोडक्ट की, दूसरा उसमें और सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है। अब ये सिर्फ आपके पास एफएमसीजी गुड्स में ही नहीं होता, बल्कि रेस्टोरेंट में जाओ वहां पे भी टैक्स लगता है। ठीक है जनाब, कौन कलेक्ट करता है? वो रिटेलर या वो शॉपकीपर। अगर कोई रेस्टोरेंट में आप जाते हो, वहां सर्विस पे आपको खाने पीने के साथ लग रहा होता है, बिल पे टोटल आता है, तो वो कौन कलेक्ट करेगा? वो रेस्टोरेंट के ऑनर कलेक्ट करेंगे। और किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? उस ऑनर की। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, देखें, दोनों नजरिए से हम देखते हैं। जो सेल कर रहा है उसके नजरिए से भी, जो परचेज कर रहा है उसके नजरिए से भी।
इन शॉर्ट आपने एक प्रोडक्ट पे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की आपने प्रोडक्ट देखी, उसमें क्या है 90 रुपीज उसकी एक्चुअल प्राइस है और 10 रुपीज उसके टैक्स है। अब एक तो जो सेल कर रहा है वो क्या होगा, सेलर, दूसरा उसका परचेजर या बायर। तो यही टैक्स किसके लिए क्या कहलाएगा, जरा देखना क्या लिखा हुआ है। आउटपुट किसके लिए कहलाएगा, जो सेल कर रहा होगा इस चीज को। ठीक है, तो जो सेल करेगा वो इसको रिकॉर्ड कैसे करेगा, इस टैक्स को सेल्स आउटपुट सेल्स टैक्स। और जो परचेज कर रहा होगा उसके लिए क्या कहलाएगा भाई, ये इनपुट सेल्स टैक्स। क्लियर है यहाँ तक। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा आए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रीड करें। नेट प्राइस किसे कहते हैं, एनी आइडिया? टोटल प्राइस, नो। नेट प्राइस यानी डिडक्शन होने के बाद आई है। आगे बढ़े। Of $100 in sales tax is to be added at 20%. Then the sales tax of is 20% of $120. ठीक है, क्या कहा गया है कि देखो, if a product has a net price of 120 and sales tax is to be added 20%, पूरी उन्होंने सेल्स बता दी है कि कितनी होगी, पूरी सेल्स कितनी है 120 की। नेट सेल्स प्राइस उन्होंने बताई है 120 का, नेट सेल्स क्या होगा। अच्छा, 20% क्या है, टैक्स है। यानी आप प्रोडक्ट देखते हो 120 रुपए का है, अब इसमें से आपको बोला गया भाई 20% इसका टैक्स है, बाकी की रिमेनिंग नेट है। नेट यानी इसको डिडक्ट करने के बाद कैसे आ रही है कि सेल्स टैक्स आप निकालोगे, ये जो प्राइस दी गई है 120, ये क्या है आपके पास, कितनी है 120, परसेंटेज आपको कितनी दी गई है भाई 20%, मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवा दिया किससे भाई 100 से। अब इसमें आपके पास देखो कैसे लिखा हुआ रहा है। तो आपको एक चीज पता थी कि नेट प्राइस आपके कितने आ रहे हैं 120, और आपने कैलकुलेट खुद ही करा कि सेल्स टैक्स कितना निकला है। तो ग्रॉस प्राइस, ग्रॉस का मतलब है टोटल, अभी उसमें से डिडक्शन नहीं हुई है। क्लियर है। सेम यही अल्फाज आप आगे भी पढ़ोगे ग्रॉस प्रॉफिट के तौर पे, इसका मतलब है मजीद डिडक्शन बाकी है। तो जितनी डिडक्शन कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद जो नेट, नेट मतलब डिडक्ट हुआ है, ये फाइनल है डिडक्शन के बाद। ठीक है, तो परचेज ग्रॉस प्राइस, दूसरा आपने क्या करना होता है, माइनस करना होता है टैक्स, फिर आपके पास क्या आता है नेट प्राइस। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला बहुत आसान सा है। अगर तो आपको नेट प्राइस दिया गया है, यानी जो वैल्यू दी गई है नेट प्राइस के ऊपर दी गई है, तो डिवाइड करवा दोगे किससे भाई 100 से। और अगर उसने ग्रॉस प्राइस दिया हुआ है तो आपने देखो रेट वही लगाओगे जो आपको सेल्स टैक्स का रेट दिया गया है, मल्टीप्लाई उतने ही से करवाओगे। लेकिन अगर ग्रॉस प्राइस है तो डिवाइड करोगे किससे 100 प्लस से। यानी फॉर एग्जाम्पल यहां इन्होंने कितना दिया है 20, तो वो हो जाता 120। क्लियर है। इसका एक सवाल आ रहा है, क्या है क्वेश्चन है, द ग्रॉस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज $705। यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट दिए गए हैं, प्रोडक्ट ए है आपके पास एंड यहाँ पे प्रोडक्ट बी है। क्लियर है। सेम ऐसे ही लिखो, ग्रॉस प्राइस आ जाएगा, ग्रॉस प्राइस, इसमें से सेल्स टैक्स आप माइनस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है नेट प्राइस। अब किस किस की क्या क्या चीजें गिवन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरह से ग्रॉस प्राइस, सेल्स टैक्स माइनस होगा और आपके पास क्या आ जाएगा नेट प्राइस। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। प्रोडक्ट ए का क्या आपको गिवन है, सेल्स प्राइस, सॉरी ग्रॉस प्राइस कितना है $705। नेट प्राइस किसके दिए गए भाई, प्रोडक्ट बी के। नेट प्राइस का मतलब है ठीक है $480। आगे क्या बात की गई है, व्हाट इज द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन ईच प्रोडक्ट इफ सेल्स टैक्स रेट इज 20%। तो क्या होगा, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब आपको क्या गिवन है, ग्रॉस प्राइस प्रोडक्ट ए का। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जब आपको ग्रॉस प्राइस गिवन हो
सेल्स टैक्स आप कैसे निकालोगे? ग्रॉस प्राइस की जो अमाउंट है उसको, रेट तो सेम रहेगा आपका, लेकिन डिवाइड किससे होगा? ऐड हो जाएगा 100 में ये। ठीक है। सेम इसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है, फॉर्मूला क्या है सेल्स टैक्स, जब आप कैलकुलेट करोगे क्या होगा, नेट प्राइस आपको जो गिवन है, रेट नहीं चेंज होगा, रेट वही रहेगा 20 है। अब आपको डिवाइड किससे करना है, क्योंकि नेट सिर्फ 100% पे ही होगा। अब आप निकालो, बताओ। मुझे 20% है कि आप 0.2%, 0.2 पे लेंगे या पूरा 20% को करें? 20, पूरा 20 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 20। मल्टीप्लाई कर। हाँ जी। और डिवाइड किससे करना है? 120 से, ग्रॉस पे। 117.5। कितना आ रहा है? 117.5। 117.5। ठीक है। अब जब आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 705 में से माइनस करेंगे 117.5, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ रही है भाई? 587.5। कितना? 587.5। आ गई ये चीज? आ जाए, इधर आ जाए। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है? नेट प्राइस गिवन है, सही है ना? तो आपको नेट प्राइस गिवन है, मल्टीप्लाई उतने से ही करवाएंगे यानी 20 से, और डिवाइड करवा देंगे 100 से। तो मुझे बताएं सेल्स टैक्स कितना आ रहा है? 96। 96। अब मुझे बताएं माइनस करके आया है, तो ग्रॉस प्राइस कैसे मालूम करेंगे? ऐड कर देंगे। सीधा चलते हुए माइनस हो रहा था, उल्टा चलते हुए दोनों को ऐड कर देंगे, बताएं। 418। जी, 480 मल्टीप्लाई बाय 20, 576। चेक कर लें, 576 आया। आपको नेट प्राइस गिवन है तो क्या होगा, और ग्रॉस प्राइस गिवन है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया। आप इसी तरह से क्या है भाई, ग्रॉस प्राइस के अलावा नेट प्राइस पे भी निकाल के चेक कर सकते हो, वही करोगे। नेट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, करके चेक कर लो, आपका सेल्स टैक्स सेम आएगा। यहाँ पे भी होगा सेम इसी तरह से। अगर आपको नेट प्राइस के बजाय यहाँ ग्रॉस प्राइस दिया होता, तब क्या करते? मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120 हो जाता। क्लियर है? अगर 40% है तो 140 हो। हाँ, कब? जब ग्रॉस प्राइस दिया होता। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा। क्या आपको पता है कि आप जो टैक्स देते हो, ये कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इंडिया Indirect। क्या इस पे क्लेम कर सकते हैं अगर हम ज्यादा दे दें तो? नहीं कर सकते हैं। हमें पता नहीं होता, जब आप टैक्स वगैरह पढ़ते हो तब फिर क्लियर होता है। क्योंकि जब हमने भी नहीं पढ़ा था तो हमें भी नहीं मालूम था, हर चीज में हम टैक्स दे रहे थे। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, फाइलर होना होगा, अपने रजिस्टर होता है ना, तो तब फिर आप उस पे कर सकते हो क्लेम। कब? अब देखो यहाँ पे सिचुएशन है कि अगर आपको ज्यादा आपने पे कर दिया तो आप उस पे मांग सकते हो कि भाई वापस हमें करें। और कब आपको वापस ज्यादा करना होगा कि आपने कम दिया है तो? हमने ये पहले देख लिया था कि आप इनपुट किसे कहोगे और आउटपुट किसे कहोगे, ये बात याद रखना। आउटपुट का मतलब जो सेल कर रहा है वो इससे रिकॉर्ड करेगा, इनपुट का मतलब है जो परचेज कर रहा है वो इस तरह से रिकॉर्ड करेगा। अगर तो आपने $1000 एग्जाम्पल के तौर पे आउटपुट के तौर पे ज्यादा दे दिए, मतलब आपने 1000 दिए और इनपुट के तौर पे 900 दिए। अच्छा, ये इनपुट कौन रिकॉर्ड करेगा, बताएं जरा। हम्म। इनपुट सारे रिकॉर्ड हो जाए। नहीं वो जो इनपुट परचेज का रिकॉर्ड हो जाएगा। हम्म। इनपुट परचेज जो करेगा। हाँ, अभी हमने ये डिस्कस करा था ना, ये देखें क्या लिखा हुआ है। आउटपुट जो सेल कर रहा है, इनपुट जो परचेज कर रहा है, ठीक है। तो अपने पास इस चीज को नोट डाउन रखिएगा कि आप आउटपुट किसे कहोगे और इनपुट किसे कहोगे। जो सेल कर रहा है उसके लिए क्या होगा भाई, आउटपुट। ठीक है। जो सेल कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये आउटपुट। और जो परचेज कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट। क्लियर है? अब देखो आपने, विजय की कॉल आ रही थी। किसको? मोहम्मद अली। अरे किसी और से बात करनी है मुझे। अरे तो अलाउ करना पड़ेगा ना, मुझे पता है। ये है नहीं, ये है, मुझसे बात करनी है। और अलाउ ना कर लूंगी। कॉल होगा तो मुझे। ठीक है। तो आपने इन केस आउटपुट टैक्स के तौर पे ज्यादा यानी 1000 आपने दे दिया, कितना डिफरेंस आ रहा है इनपुट और आउटपुट में, 100 का। तो इन केस आपने ज्यादा दे दिया आउटपुट के तौर पे तो क्या होगा, तब आप क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट आपको पे करेगी। और अगर आपने 100 कम दिया, यहाँ डिफरेंस आपको 100 का ही दिख रहा है, और आपने परचेज करे कुछ और उसकी वजह से आपने जो टैक्स पे करा उसमें 100 ज्यादा था, तब आपने क्या करना होगा भाई, आपने और क्या करना होगा, गवर्नमेंट को वापस देना होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रिफंड है, सॉरी मैं उल्टा बोल गई। वहां पे गवर्नमेंट आपको पे करेगी, तो यहाँ क्या होगा, आप रिफंड कर दो। सही है, रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। अब सेल पे जो आएगा, जाहिर सी बात है आपने तो पे नहीं करा होगा, आपने रिसीव करा होगा कस्टमर से। तो आपने ज्यादा उनको पे कर दिया गवर्नमेंट को ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, तो आप क्या करोगे, फिर उसको पे करोगे। सही है, क्योंकि आपने कम पे करा है, इनपुट यानी परचेज जब करा होगा तुमने कम पे करा होगा, और आपने जो सेल करी थी उस पे ज्यादा दे दिया। डिफरेंस आप देखोगे, डिफरेंस जितना भी आएगा तो फिर उसके हिसाब से आप या तो पे करोगे मजीद या फिर रिफंड मांगोगे। और अगर दोनों का सेम है तो नो रिफंड नो पेमेंट। ठीक है, ज्यादा कैसे हो सकता है? ये तो मतलब दोनों का डिफरेंस लेते हैं। कि अगर आपका, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे जैसे आपने
इनपुट के तौर पे ज्यादा पेमेंट कर दी है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, तब आप देखते हो पहले तो इनपुट और आउटपुट दोनों का हिसाब लगाते हो। कब, जब आप जाहिर सी बात है रजिस्टर होते हो तब की बात। तो जब आप होते हो रजिस्टर तो फिर आप चेक करते हो क्या मैंने सेल्स पे ज्यादा रिसीव करा है या फिर परचेज पे ज्यादा पे करा है। अगर तो मैंने सेल्स पे ज्यादा पे कर दिया है, यानी सेल्स आप क्या कर रहे हो, तो आपने पेमेंट नहीं करी है, आपने पूरा अमाउंट रिसीव करा है, गवर्नमेंट का हिस्सा अलग रख दिया है और गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, सही है। और जितना आपने माल खरीदा था, जो भी चीजें खरीदी थी उस पे आपने कम पेमेंट करी है, दोनों का डिफरेंस लिया, तो जितना डिफरेंस है आपने देखा किसका मैंने ज्यादा सेल्स की वजह से गवर्नमेंट को दिया है, खुद इतना ज्यादा नहीं दिया परचेज करने की वजह से, तो क्या होगा, पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को। और सेम इसी तरह से अगर तो आपने परचेज जो करा था उस पे ज्यादा पेमेंट कर दी है और सेल, अब सेल कर रहे हो भाई, 100 रुपए की आपकी कीमत है, 10 आपने 90 का फॉर एग्जाम्पल जो साबुन बेच रहे हो 90 का बनाया है और 10 रुपए आपके सेल्स टैक्स के तौर पे है, तो टैक्स आपका नहीं है, 90 रुपीज आपकी जेब में आएंगे, टैक्स 10 रुपए वहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो ये जो गवर्नमेंट को आपने दिया है सेल करने के चक्कर में, आप देखोगे क्या मैंने परचेज और सेल करने के नतीजे में दोनों को बराबर रखा है या कमोबेशी हो रही है। तो कमी बेशी जो होगी फिर आप देखते हो क्या मैंने सेल्स के तौर पे ज्यादा पे करा है या फिर परचेज के तौर पे। क्लियर है। तो फिर आप चेक करते हो कि इनपुट ज्यादा है अगर, तो क्या होगा, अगर आउटपुट ज्यादा है तो क्या होगा। क्लियर है। आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन पे। आप जितना भी डेटा रखते हो एम्प्लॉयज का या फिर अपने स्टूडेंट्स का, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे आपको, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे आपको, और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ तमाम लोग मिलेंगे, आईटी के पर्सन्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे कैंटीन वगैरह का भी सिलसिला है, यहाँ पे खाने वगैरह का भी सिलसिला है, तो तमाम लोग मिलेंगे, उनसे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे, उनसे रिलेटेड आपको डेटा भी मिलेगा। तो इस डेटा का क्या करना चाहिए, तो क्या करेंगे, तो करना चाहिए स्टोर करना चाहिए। कब तक, जब तक जरूरत है, जब तक। जब तक जरूरत है तब तक। अच्छा, हमारे पास देखो ये तो है कि जरूरत होता है, लेकिन हर तरह का डेटा होता है, कुछ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा रखना होता है, कुछ सेमी इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जस्ट यार रख लो, जैसे हमारी अटेंडेंस है। अब ऐसी तो नहीं है कि आप सालों साल उसको संभाल के रखो, नहीं, हो सकता है कि 6 महीने के लिए रिकॉर्ड रखो फिर फेंक दो, क्योंकि उसमें तो आपका सैलरी का अकाउंट होना है ना, उसके लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सैलरी मिल गई चलो 5 महीने 6 महीने, हद से हद 1 साल, इससे ज्यादा ये और मुफीद नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, चाहे वह एनआईसी हो, एनआईसी ऐसी चीज है गलत हाथों में लग गया तो भाई एम्प्लॉय का बहुत सारा नुकसान है, सेम स्टूडेंट का भी इसी तरह से है। तो कुछ आपके पास इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप रिटेंशन पॉलिसी देखते हो सकता है कि कंट्री टू कंट्री वेरी करे, हो सकता है फर्म टू फर्म वेरी करे। तो रिटेंशन पॉलिसी मतलब कब तक आपने उसको रिटेन करना है, इसको रीड करें। ट्रांजेक्शन बस। यहाँ से स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, A company's retention policy sets down how long different kinds of information are retainable. ठीक है। Business transactions give rise to large amount of paperwork, which must be properly handled in order to ensure both security and the availability of information. There is a constant demand for information within the organization, particularly from managers, who may request information of the following kinds. Because of the past middle transactions, which must be stored pending must be stored pending confirmation or for later analysis. Information about past planned required operations on which to base planning and decision making. For example, the past rate of which raw materials were consumed by production process would dictate the frequency and amount of inventory orders in future. Moving transaction information on which to base current questions and decisions. For example, the information on a customer order dictates how many items and of what sort must be supplied from inventory
and what delivery and payment arrangements should be made. Information about performance to compare with plans, budgets, and forecasts for the purpose of control, checking for and correcting errors and shortcomings. ठीक है, अब सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज, स्टूडेंट यानी कस्टमर्स की ही नहीं होती है, आपकी पास परफॉर्मेंस की भी। आपकी जाहिर सी बात है, आपके जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उसमें कुछ यूटिलिटीज भी लग रही होती हैं। यूटिलिटीज आपके पास बिल्स वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, आपके पास पानी का, आपके पास ढेरों चीजों का, तो ये चीजें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके अलावा आपने कहा आपने परचेज करा है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करनी होती है। इसी तरह कुछ कॉन्फिडेंशियल ही है, आप स्टेटमेंट्स बनाते हो किस बिना पे, तमाम चीजों को दिखाते हो, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हो, डेप्रिशिएट कर रहे हो किस हिसाब से कर रहे हो, आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी किस हिसाब से करी हो, तमाम चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिटेंशन पॉलिसी में आप देखते हो कि आप कब तक उस चीज को रिटेन करके रख दो, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन से सेमी इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन से जस्ट आपके पास ऐसा ही है, तो उनको कब तक आपने स्टोर करना है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है इसको भी रीड कर लें। हाँ, People in groups outside the organization who are entitled to information into the following others involved in the business transactions, customers, suppliers, or subcontractors who require instructions, requests, and contracts, and so on. Parties interested in the financial performance of the organization, the owners, shareholders, investors, and accounts payable. Those to whom the firm owes money, such as holders, banks, outside agencies require information for surveys and for their own activities. These will be mainly government bodies and tax bodies. ठीक है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी होती है बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी जिम्मेदारी, इसको स्टोर करने की जिम्मेदारी, फिर रिटेंशन पॉलिसी आपने देख ली है। ठीक है, तो वैसे ही हमने देखा कि कौन सी मास्टर्स फाइल होती हैं, या मैंने आपको एक सरसरी तौर पे बताया कौन सी एक्टिव फाइल होती है, कौन सी टेम्परेरी फाइल होती है, कौन सी नॉन एक्टिव फाइल होती हैं। जस्ट लाइक पहले होता था क्या, अटेंडेंस मार्क होती थी, तमाम चीजें आपकी रिटर्न होती थी, तो एक्टिव फाइल के तौर पे कौन सी हमेशा रहती थी सामने, कि भाई फीस कार्ड, या फिर आप कह सकते हो अटेंडेंस जो टीचर्स की होती थी, ये कहलाएंगे एक्टिव। नॉन एक्टिव जो कभी जरूरत होती है निकाल ली जाती हैं, वापस रख दी जाती हैं। मास्टर्स फाइल पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। Master and letter files are usually permanent, which means that they are never thrown away or scrapped. They will be updated from time to time, and so the information on the file might change, but the file itself will continue to exist. ठीक है, आपका जीआर नंबर हो गया, आपसे रिलेटेड कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्या आपका एनआईसी नंबर क्या है, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, तो ये अपडेट कर दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फेंक दी जाए, परमानेंट होती है। इसके अलावा नॉन एक्टिव फाइल्स जो जरूरत के तहत आपने बनाई थी फिर वो रख दिए। ठीक है, माइक्रोफिल्म और माइक्रो श्योरली डिस्ट्रॉइड, ये आप पढ़ लीजिएगा। साथ साथ डेटा प्रोटेक्शन, तो जो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हमसे कलेक्ट कर रहे हो वो तमाम क्या है, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है उसको, उस डेटा को प्रोटेक्ट करने की। हमने हर तरह के डेटा की बात करी है, तो डेटा आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है, कुछ इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। तो तमाम डेटा की जिम्मेदारी किसकी है, जाहिर सी बात है जब वो रख रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आती है, एम्प्लॉयज की भी कस्टमर्स की भी। इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, कौन सी दो इंपॉर्टेंट होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिजनेस को आपने कैसे डिफाइन करा, इसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट के बारे में भी हमने पढ़ा था, इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। साथ साथ इसको भी याद रखिएगा कि लॉस की मतलब क्या है, ठीक है, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, सही है। इन अच्छा, फिर आपके पास क्या है, फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इट इज इम्पॉसिबल टू कीप बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेपरेट। अच्छा, ये सेपरेट करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तमाम चीजों को, यानी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके एसेट अलग, ओनर के अलग।
बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी एविडेंस बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, ये हमने पढ़े थे। टू टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस और क्रेडिट नोट को पढ़ा था। और आपके पास डिस्काउंट की कितनी टाइप्स हैं? ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं, सेल्स टैक्स आप किसे कहोगे? सेल्स टैक्स की टू टाइप्स थी, एक आउटपुट एक इनपुट। आउटपुट किसे कहेंगे? आपको जो सेल तो है, जो सेल्स करने पे हो रहा है, और इनपुट? परचेज। ठीक है। अच्छा जी। रिटेंशन पॉलिसी का मतलब अ कंपनीज रिटेंशन पॉलिसीज शट डाउन हाउ लॉन्ग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिटेन। फिर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय इंडिविजुअल इज रेगुलेटेड बाय डेटा प्रोटेक्शन और लेजिस्लेशन। क्लियर है? अच्छा जी, यही कुछ आपके पास सवाल आ रहे हैं। व्हाट इज अ बिजनेस प्राइम ऑब्जेक्टिव, क्या है? आप अपने पास नोट डाउन करो, फिर हम चेक करते हैं कि आपने इन चीजों को सही करा या नहीं करा। डिफाइन प्रॉफिट आसान है, हमने भी पढ़ा। हाउ डज द अकाउंटिंग व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स ओनर डिफर फ्रॉम द स्ट्रिक्टली लीगल व्यू? हमने लीगल व्यू डिस्कस करा था। कंपनी कंपनी पता है। हाँ। हाँ, तो इसका इसका क्या मतलब, समझ मेरे सवाल समझ। हाउ डज द अकाउंटिंग व्यू ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स ओनर? हमने पढ़ा था बिजनेस और इसके ओनर का क्या ताल्लुक होता है, हमने पढ़ा था। अच्छा, डिफर फ्रॉम द स्ट्रिक्टली लीगल व्यू, लीगल व्यू में ये अलग कैसे है? कैसे? जो भी आपको दिमाग में आ रहा है भी करो। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वुड अ बिजनेस रेज टू गिव अ कस्टमर अ प्राइस ऑफ समथिंग? जब वो किसी चीज के प्राइस देता है तो क्या उसका उसने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया होता है? व्हाई शुड अ बिजनेस रेज अ गुड रिसीव नोट, क्यों देते हैं? व्हाट इज एन इनवॉइस? व्हाट इंफॉर्मेशन इज यूजली शोन ऑन एन इनवॉइस? अच्छा, ई एंड ओ ई, और अच्छा, व्हाट डज ई एंड ओ ई ऑन एन इनवॉइस मीन, क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, क्या मतलब है और इसका? मतलब जो सप्लायर होता है वो अपने इनवॉइस, मतलब जो भी आ रहा है भी आप लिखो, फिर हम इसको देखते हैं कि कितना करेक्ट है। अच्छा, आपके पास ये इस तरह से नहीं दिए जाते, आपको अभी मैं बताऊंगी किस तरह से दिया जाता है। तो अभी हम जस्ट एक रिकॉल कर रहे हैं कि जितना हमने पढ़ा वो वाकई ये था या नहीं। ठीक है। और साथ साथ आप फिर मुझे बताना कि इनपुट टैक्स और आपका आउटपुट टैक्स क्या होता है। अभी लिखूं या अभी? हाँ लिखे। आई गेस 5 मिनट्स में हो जाएगा ये। उसी जो सेवेंथ वाला सवाल है, ये तीन डॉक्यूमेंट अच्छे खासे होते हैं इन्फॉर्मेशन कितनी। 1 से 2 लाइन के, ज्यादा लंबे नहीं है, क्योंकि जस्ट इसका मतलब हम समझ रहे हैं, कोई इसको ब्रीफली आपने डिफाइन नहीं करना है।
जी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बिजनेस का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। ठीक है। बी, क्या लिखा हुआ है? डिफाइंड प्रॉफिट। Profit is the excess of income over expenditure. ठीक है, और तीसरा क्या लिखा हुआ था भाई? इसका हाउ डज द अकाउंटिंग व्यू ऑफ द, अच्छा रिलेशनशिप आपने पढ़ा था कि बिजनेस और ओनर अलग हैं। ठीक है, अब ये कौन मानता है? अकाउंटिंग मानती है। लेकिन क्या कानून इस चीज को मानता है? उन्होंने दोनों को स्ट्रिक्टली लीगल व्यू में कहा था कि अकाउंटिंग की नजर से अब नहीं बताओ, लीगल व्यू में बताओ। तो भाई अकाउंटिंग तो कहती है चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो पार्टनर्स हैं, चाहे वो आपकी जो कॉरपोरेशंस हैं, वो तमाम अलग हैं। लेकिन इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ कंपनी को लीगल तौर पे अलग माना जाता है। बाकी जो आपके सोल प्रोप्राइटर्स हैं या पार्टनर्स हैं, कहते हैं दोनों एक ही हैं। अगर कोई उसके सर पे डेट यानी जिम्मेदारी है, कर्ज है, पर्सनल एसेट बेचो, कुछ भी करो, बिजनेस बेचो, कुछ भी करो, अब ये सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स के ऊपर है कि वो बेच बाच के उनका कर्ज अदा करें। जबकि ये जिम्मेदारी आपको एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए उनको इस व्यू के तहत अलग कर दिया जाता है कि सिर्फ इसी चीज को हम अलग मानेंगे, कानून कहता है। अकाउंटिंग सबको अलग कहती है। ठीक है, in accounting a business is always treated as a separate entity from its owner, even though in law there is not always a distinction in the case of a sole trader and partnership। ठीक है, अच्छा आगे चौथा क्या पूछा गया था? what type of document would a business raise to give a customer a price of something? कोटेशन। ठीक है, why should a business raise goods receive note? कॉन्फर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन के लिए। जी, ये प्रोसेस ही हुआ। ठीक है, a GRN acts as a notification that the good have been received, complete and in good condition, and it can be used to input the information into the business accounts। क्लियर है? आगे क्या उन्होंने बताया था कि भाई इनवॉइस में, इनवॉइस का मतलब क्या है पूछा था? क्या? ठीक है, डिमांड फॉर पेमेंट। आगे उन्होंने क्या बात पूछी थी 7 में? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है इनवॉइस में, तो आपने लिखी होगी। अकाउंट नंबर लिखा है, डेट, प्राइस, टैक्स। हाँ, बहुत सारी एड्रेस, आप इनवॉइस बनाते हो तो क्या क्या होता है? एड्रेस होता है, सेलर का, अच्छा परचेजेस का भी एड्रेस होता है, इनवॉइस नंबर होता है, डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, डिस्क्रिप्शन होती है कि क्या चीज आपने सेल करी है, क्वांटिटी, प्राइस, यूनिट्स वगैरह, टोटल अमाउंट दी गई होती है। अच्छा, ई एंड ओ ई का क्या लिखा आपने? supplier, invoice by supplier, tell the customer that errors are accepted. Yeah, omission are accepted. Errors and omission accepted, that is the supplier can alter any incorrect details on the invoice। ठीक है, इनपुट टैक्स और सेल्स टैक्स। इनपुट टैक्स परचेसिंग पर जो टैक्स होता है इनपुट टैक्स, और सेल्स पर जो टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, फिर हमारे पास अब ये नोट डाउन कर लेना, 1 2 15 44 एंड 45। ये अपने पास नंबर नोट डाउन कर ले ताकि फिर हम इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन करें। अपने पास ये नंबर नोट डाउन करें। क्या होता है? अब मैं बता रही हूँ, आप पहले इसको नंबर को नोट डाउन करो, 1 2 15 44 45। 1 2 15 44 एंड 45। बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कहाँ सवाल मिलेंगे? बिल्कुल एंड में आएंगे आप, जब बिल्कुल ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी तो एक आपके पास सेक्शन आएगा, ये रहा, इस नाम से सेक्शन आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर बैंक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और जैसे ही क्वेश्चन एंड होंगे तो उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब आपके पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन 1 उसने पूछा था ट्रेड डिस्काउंट क्या है। जो आपको ऑप्शन लग रहा है आप करो। नंबर आपने लिख लिए थे 1 2 15 44 45। 1 एंड 2 का आप आंसर लिखो, जो भी आपको आ रहा है अपने पास लिख लेना। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको करेक्ट लग रहा है आप 1 के साथ
उसका लिख लो। सेम इसी तरह से 2 के साथ आप उसका लिख लो, 15 के साथ उसका लिख लेना, 44 के साथ और 45 के साथ भी। फिर हम चेक करेंगे क्या वाकई आपने सही करा या नहीं करा। सेकंड वाला ठीक है। विजिबल नहीं हो रहा क्या? ये याद रखिएगा, जब भी एमसीक्यू सॉल्व करें पहले एटलीस्ट 2-3 टाइम्स तो कर ही लीजिएगा। फिर डायरेक्ट सही आंसर पे नहीं आना, गलत ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट करें। ठीक है, 1-2 हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा भाई हमारा 15, ये रहा 15। आगे बढ़ते हैं। हम्म 44। आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द सिक्योर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज आर ट्रू। दोनों में से कौन सा सही है? अगर दोनों लग रहे हैं तो दोनों बता दें, अगर एक लग रहा है, कौन सा लग रहा है वो आपको बता दो। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 में करेक्ट, यानी ए ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों ही करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। डी ऑप्शन कह रहा है दोनों ही इनकरेक्ट है। आप क्या करोगे? जो भी लग रहा है आप लिखो भी। सही है, 44 के बाद आप 45। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फॉर्मेट में क्या होता है? सॉरी, यूनिफॉर्म फॉर्मेट, कहाँ लिखा हुआ है? ये मेरे को फोर फोर ये पड़ेगा। दे प्रोवाइड कोड्स दैट आर यूनिफॉर्म, एक जैसे होंगे इन द फॉर्मेट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म देखा है ना कि एक जैसा होता है, इसमें सेम वही। यूनि मीन सेम, सेम फॉर्म में होंगे।
यहाँ से कोडिंग से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक आया था, कोडिंग से रिलेटेड अभी तक तो नहीं आता। चलो जो आपको समझ में आ रहा है वो करें। पहला वाला तो सही लग रहा है मुझे। अभी जो आपको लग रहा है वो देखो, फिर हम इस पर डिस्कस करें। वही। क्योंकि कोडिंग करने के लिए मतलब किसी भी चीज को वो कोड दे देते हैं यानी यूनिकनेस लाने के लिए। जैसे आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, यूनिकनेस लाने के लिए हर कस्टमर का एक मतलब उन्होंने एक बोल दिया कि ये पासवर्ड है आपका नाम इस तरह से। अब दूसरा बंदा उस नाम से नहीं आ सकता, उसमें कोई ना कोई चेंजेस करनी पड़ेंगी। इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर लेजर्स या फिर आपके पास समटाइम ऐसा होता है कस्टमर से रिलेटेड या सप्लायर से रिलेटेड आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनको एक यूनिकनेस लाने के लिए कि भाई आपकी जितनी ट्रांजैक्शन होंगी इस कोड के तहत वो तमाम हम इसी में रिकॉर्ड करते रहे। ठीक है, तो मैं हो गया। चलो चेक कर लेते हैं। वन का क्या आंसर लिखा था? मैंने बोला ए लिख दिया। वन का ए। अब देखिए यहाँ 55 के बाद एंड हो रहा है, इसके बाद फिर आपके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। ए सही है। सेकंड का सेकंड का डी। डी या बी? डी का है। डी। बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शनल रिडक्शन इन द अमाउंट। आपने ये मेरे कंफ्यूजन होती है डी में तो स्पेसिफिक कंडीशन का मैं लिखा हुआ था। डी में क्या लिखा हुआ था देख लेते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन का मैं ऐसे कुछ। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट करेक्ट क्या था? बी। आपने क्या लिखा? एन ऑफर बाय द सप्लायर टू रिड्यूस द अमाउंट डिमांडेड ऑन द इनवॉइस इफ सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। वो तो कैश डिस्काउंट होता है। सर्टेन कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर आपको मिलता है। यहाँ क्या है? एन ऑप्शनल डिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ मनी पेबल बाय अ कस्टमर। ऑप्शनल होता है। ठीक है, सेकंड हो गया आपका। सेकंड आपका सही था शायद, है ना? सेकंड सेकंड गलत। सॉरी सेकंड गलत था, वो वाला तो आपने सही करा था, ए था। कैश डिस्काउंट क्या है? हाँ, कैश डिस्काउंट आपने बी लिखा, डी लिखा है। ऑप्शनल है, अगर आप सर्टेन लिमिट को फुलफिल कर देते हो तो फिर होगा वरना नहीं। और क्या था? 15 वाला। 15 का सवाल क्या है? बिजनेस रिटर्निंग गुड्स टू अ क्रेडिट सप्लायर वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव व्हाट। आपने क्या लिखा? बिजनेस मैंने बी लिखा है। आपने बी लिखा है। बी में क्या था? क्रेडिट नोट। अच्छा ये रहा बी, क्रेडिट नोट। बी। देन हमारे पास 44 था। 44 में दो ऑप्शंस थे, दोनों करेक्ट थे या इनकरेक्ट थे? तो कौन है? हम्म, मतलब हमने डी करा है पहला और दूसरा। पहला और दूसरा जी। एक था। ऑप्शन डी है ना। हाँ, दो। ए बी सी या डी, आपने कौन सा चूज करा? मैंने था वन और टू वाला। तो मेरे से डी था। डी था। असल में उसमें पहले में लिखा था दोनों करेक्ट हैं। एक में लिखा था पहला करेक्ट है दूसरा नहीं है, दूसरे एक इसी तरह से लिखा था कि पहला करेक्ट नहीं है दूसरा करेक्ट है, आखिरी में लिखा था दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ये तो करेक्ट है मगर मैंने डी क्यों लिखा? मैं तो बोला दो कर दोनों करेक्ट है। आपने, अब मुझे क्या मालूम कैसे आपने लिखा ये दोनों है। करेक्ट ही बोला मैंने शायद इधर। ठीक है, और 45 का आपने क्या लिखा? उधर का मैंने ए करा। यहाँ डी है। ऑल ऑफ दीज फीचर्स वुड बी प्रेजेंट इन गुड कोडिंग कोड सिस्टम। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया। ये तो हमारे पास जस्ट एक टॉपिक ऐसा था जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके कैलकुलेशन बेस्ड थे, सेल्स टैक्स के तौर पे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ग्रॉस प्राइस और नेट प्राइस के तौर पे। हाँ, सेल्स टैक्स से रिलेटेड हमारे आगे आएंगे। सेम इसी तरह से होगा। तो आपके पास वो स्टेटमेंट पूछ सकता है कि करेक्ट कौन सी है, नहीं करेक्ट कौन सी है, नॉट करेक्ट। या फिर आप इससे रिलेट कर भी रही है नहीं कर रही है, ये भी पूछ सकता है। तो वो पूछने के लिए कुछ भी कह सकता है, सवाल इस तरह से आ सकते हैं। मुझे ठीक है, जरा यहाँ पे वापस जाएंगी रिपोर्ट पे।
44 पे चले जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन में करेक्ट करें और ऑप्शन में सुविधा दोनों ऑप्शन ए के करेक्ट है, डी के इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास रिवीजन किट जो होती है, ये तो बुक आपकी स्टडी टेक्स्ट कहलाती है, ऑथर वही है बीपीपी। सेम इसी तरह से आपके पास स्टडी टेक्स्ट भी आएगी। तो ये सिर्फ एक चैप्टर से रिलेट नहीं कर रहा, बल्कि तमाम चैप्टर से रिलेट इसी तरह से हो रहा है। ठीक है जनाब, आपका काम क्या होगा, यहाँ पे आपने जितने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, पढ़ लिए, उसको घर जाके दोबारा से रीड करें और उनके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रही हूँ, जो बातें उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट, जो आप कह सकते हो कि भाई बुलेट पॉइंट्स हैं, या आप इसकी समरी कह सकते हो कि 2-3 लाइनों में इसकी समरी ये निकल कर आ रही है, तो आप इस तरह से उसको क्या करोगे, रिवाइज कर लोगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 की जानिब। चैप्टर 2 क्या है आपका, एसेट्स लायबिलिटीज एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें से हमने एसेट्स पढ़ लिया है, लायबिलिटीज को भी डिस्कस कर लिया, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हम इसमें समझेंगे। अच्छा भी, क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, एनी आइडिया? कौन फंडामेंटल के लिए पढ़े एसेट्स लायबिलिटीज एक्सपेंसेस ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ वो है, समझ लें 5 फाइनेंशियल एलिमेंट्स है ना। फंडामेंटल्स में आपके पास प्रिंसिपल्स, मेथड्स, कुछ आप ऐसा कह सकते हो कि वो आ जाती हैं। क्या लिखा है, इट इज वाइटल दैट यू एक्वायर अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, आपके पास वो प्रिंसिपल है जिसके तहत आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है, डबल एंट्री, डबल से मुराद है डबल एंट्री बुक कीपिंग। These principles outlined in this chapter apply to both cash and credit transaction। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग कैश और क्रेडिट दोनों पे किस तरह से असरअंदाज करेगी, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? एसेट्स हमने पढ़ लिए थे, एसेट्स से फिर रिलेटेड हमें पता चला कि करंट एसेट्स भी होते हैं और नॉन करंट भी होते हैं। करंट में कौन कौन से आते हैं, नॉन करंट में कौन कौन से आते हैं। सेम फिर हमने देखा कि भाई सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, नॉन करंट की भी टाइप्स हैं। एक होते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट, दूसरे होते हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक है जनाब, साथ इसी तरह से हमने लाइबिलिटीज के भी मायने समझे थे, लाइबिलिटीज बिजनेस के लिए किसे कहेंगे, और लाइबिलिटीज की टाइप्स करंट और नॉन करंट में कौन कौन सी हैं, इसको आप रीड कर लेना, वही चीज है और इसके अलावा नहीं। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे पहले कहीं सुना? हाँ मैं तो आप देखा है इसके बारे में। किसे कहते हैं? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हाँ, इसका मतलब मतलब जितना एसेट एक बिजनेस के पास होगा वो बराबर होना चाहिए उसके सम कैपिटल और लायबिलिटी। कैपिटल और लाइबिलिटीज के, यानी कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अगर एसेट आपको दिख रहा है कितना भाई, फॉर एग्जाम्पल 100,000 का, यानी 1 लाख का, तो इससे बराबर होना चाहिए जब आप इन दोनों को सम करोगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 कैपिटल और 50,000 लाइबिलिटीज, ये समझा रही है। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से तो सही है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्या दे रही है? कॉन्सेप्ट इक्वल होनी चाहिए वो। हाँ, ये इक्वल तो होने चाहिए, ये तो मैथमेटिकल अप्रोच से है ना। अकाउंटिंग अप्रोच क्या है, अकाउंटिंग हमने समझा था लैंग्वेज है बिजनेस की, ये लैंग्वेज क्या समझा रही है आपको? कुछ इक्वेशन को देखते हुए अंदाजा कि 1 लाख है, 1 लाख में आपका 50% कैपिटल है, 50% लाइबिलिटी, क्या? कि एसेट में कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है और लायबिलिटीज भी इन्वॉल्व होती है ये बताता अच्छा, है। देखो ये क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि बिजनेस के पास जो एसेट है, इस पे धोखा नहीं खाना। ये ना समझना कि पूरा का पूरा एसेट बिजनेस का है, ये एसेट्स ही तो बता रहा है कि मुझ पे किसका कितना क्लेम है।
अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ तो दिख रहा है, हाँ भाई दोनों का 50-50 है, यानी जो ओनर है उनका भी 50 है, और जो बाहर वाले हो सकता है आपका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जिससे आपने कुछ बोरो करा हो, या फिर भाई कोई जिसने आपको सप्लाई तो कर दी है लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी है, सही है। तो बाहर वालों का कितना हक है इस एसेट पे? एसेट हमारे पास सिर्फ नॉन करंट नहीं होता, करंट भी होता है, तो दोनों एसेट्स की बात हो रही है। तो किसका कितना हक है? आपने कहा यहाँ तो दोनों का है, यानी इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल रही है, कैसी दिख रही है? बहुत अच्छी है, यानी सुपर्ब, एक्सीलेंट, एवरेज है कि वर्स्ट है, नॉर्मल है, क्योंकि 50-50 है। अगर सेम इसी तरह से आपके पास देखो कैपिटल की अगर मैं पोजीशन दिखाती हूँ कि 80 होती और यहाँ पे आपको 20 दिखता तो अच्छा होता है ना। यानी ये एसेट क्या दिखा रहा है, मुझ पे किसका क्लेम ज्यादा है? ओनर का। दिख रहा है ना, 80% आपको है, यहाँ 20% है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। यहाँ एवरेज आपको दिख रही थी, सेम अगर इसी तरह से मैं बोलूं, अब आप बताएं। पोजीशन अच्छी नहीं है, वर्स्ट है। यही तो हमें बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एसेट्स को देख के सिर्फ धोखा नहीं खाते, एसेट्स पे हम क्लेम देखते हैं किसका है, तभी तो हम मांगते हैं क्या बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यही तीन एलिमेंट्स होते हैं, यही तीन एलिमेंट्स पोजीशन बताते हैं बिजनेस की, तभी बिजनेस में ये चीजें मांगी जाती हैं। बिजनेस जो बिजनेस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है इसी तरीके से वो चीख चीख के बोलता है कि मेरी कंडीशन कैसी है, एवरेज है, एक्सेलेंट है कि वर्स्ट है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, मैथमेटिकली इसको इक्वल होना चाहिए एसेट्स के। इसको रीड करें। इसको रीड करें, मैं जस्ट आई अभी। रीड हो गया? अच्छा जी। अब देखें, हमने यही पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होते हैं। अब हम इस इक्वेशन में इसको अप्लाई होते हुए देखेंगे, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल आपके पास लिखिए, ऑन 1 जुलाई 2007 या 2017, एक्स का मतलब जीरो भी लगा दो, वन भी लगा दो, सपोज कर लो कोई एक ईयर है। क्या लिखा है? नीलम सुल्तान डिसाइड्स टू ओपन अ फ्लावर स्टॉल इन द मार्केट टू सेल फ्लावर्स एंड पोटेड प्लांट्स। अब यहाँ इसका मकसद क्या है? सेल करना फ्लावर्स को और पोटेड प्लांट को, यानी यहाँ इन्वेंट्री के तौर पे क्या मिलेगा आपको? इन्वेंट्री मतलब गुड्स, यानी वो चीज जो आप सेल करना चाह रहे हो। किस चीज को यहाँ बेचना चाह रहे हो? फ्लावर्स को, पॉट्स को, ये चीजों को। अच्छा, उन्होंने अपना बिजनेस किससे स्टार्ट करा? शी हैज $2,500 टू पुट इनटू हर बिजनेस। अब उसके पास $2,500 थे,
उसने पैसा लगाया, याद रखिएगा हम उसको उसी नजर से देखेंगे जब हमने एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल पढ़ा था। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको क्या दिखेगा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। जो ओनर इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट हुई है। साथ साथ अब मुझे एक और बताना ये बात कि क्या कैपिटल और एसेट एक ही चीज है? नहीं, अलग अलग। कैसे? ऐसे तो पूरा बिजनेस की ओनरशिप होती है, और कैपिटल तो जो आप इन्वेस्ट करते हैं। एसेट बिजनेस की एसेट ओनरशिप में होता है, हाँ। और उसमें लाइबिलिटीज मौजूद होती है, तो एसेट तो सेपरेट होगा। लायबिलिटीज मौजूद नहीं होती। एसेट्स। हाँ, लायबिलिटीज तो अलग चीज है ना, कि भाई अगर आपने वो एसेट लेकर आए हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एलईडी खरीदा, खरीद लिया है, आपका ही है, लेकिन खरीदने का सबब वो जो आपका पैसा था उससे नहीं लिया है। आपके पास पैसा पूरा नहीं हो रहा था, आपने किसी से, अब्बा से, चचा से, अगर नहीं मिला तो कहीं कहीं और बैंक वगैरह से आपने उधार लेके, तो खरीदा तो आपके बिजनेस ने, लेकिन खरीदने का सबब कौन बना? आया क्या आपका पैसा या बायर वालों का पैसा? क्लियर है? तो हमने एसेट की जो इक्वेशन देखी थी उस पे क्लेम इसी वजह से देखा था कि वो एसेट पे क्लेम किसका है। इसी तरह से आपके पास अब जब बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट करी, क्या इन्वेस्ट करा? $2500। $2500 पे किस शक्ल में? कैश की फॉर्म में। अब देखो, जब तुमने इन्वेस्टमेंट करी तो ये कैपिटल बन गया, साथ साथ बिजनेस की अपनी ओनरशिप में है ये पैसा? नहीं है ओनरशिप में। होगा बिजनेस। होगा, बिजनेस के है ना ये पैसा, ओनरशिप कंट्रोल में है। कोई ऐसा थोड़ी है कि आप बोले कि आप इसको खर्च करो, आप इसको बेचो, आप इसको ये करो वो करो, नहीं ना। तो ओनरशिप कंट्रोल में है। हाँ, क्या ये तुम्हें पैसा इन फ्यूचर बेनिफिट दे सकता है? हाँ, तुम्हें ये फैसिलिटेट कर सकता है, तुम्हें ये इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है, बिजनेस के लिए वो एसेट भी है। क्लियर है? आप इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज की करोगे वो कैपिटल है, अब बिजनेस की ओनरशिप में है तो वो एसेट भी हो जाएगा। ठीक है जनाब, और इस चीज को हम इक्वेशन के तौर पे देखते हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखो अभी लायबिलिटी कुछ नहीं है, जो पैसा है वो ओनर का है। 2500 उसने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के पास, इन्वेस्ट करने की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो गया, साथ साथ कैश भी इंक्रीज हो गया। क्लियर है ये? अब आ जाए आगे बात करते हैं। क्या लिखा है? नीलम सुल्तान purchases a market stall from Sanjay Patel for $1,800. She also purchases some flowers and potted plants from a trader in the New Covent Garden wholesale market at a cost of 650। ठीक है, आपके लिए स्टॉल क्या होगा? नॉन करंट एसेट। क्यों? क्योंकि आपने मोर देन 1 ईयर इसको अपने बिजनेस में यूज करके उससे फायदा लेना है, उसको यूज करना है। अब आपके लिए फ्लावर और पॉटेड प्लांट क्या है? $650 के जो परचेज करेंगे, इन्वेंट्री है, करंट एसेट। ठीक है, गुड्स इन्वेंट्री करंट एसेट है। अच्छा, अब जब आपने इतना खर्चा कर लिया, टोटल आपके पास 2500 थे, जिसमें से 1800 माइनस करते हैं तो आपके पास क्या रह जाएगा? कितनी अमाउंट रहेगी? चेक कर लेना। 650 फिर माइनस करते हो तो आपके पास एंड में $50 रह जाते हैं कैश की सूरत में। क्या इससे कैपिटल पे कोई असर पड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, उसने विड्रॉ नहीं कराया। अच्छा जी, वो इतना का उतना ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, पहले इंक्रीज हुआ था अभी नो चेंज है। देन फिर आपने क्या करा? जो 2500 था उसमें से जस्ट 50 के अलावा बाकी तमाम अमाउंट आपने दूसरी चीजों पे खर्च करी, यानी कैश माइनस हुआ, और इसके बदले में नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुआ स्टॉल की सूरत में, और करंट एसेट इंक्रीज हुआ इन्वेंट्री की सूरत में। क्लियर है? अमाउंट वो ही आएगी। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? ऑन 3rd जुलाई नीलम हैज अ वेरी सक्सेसफुल डे। शी सेल्स ऑल ऑफ हर फ्लावर्स एंड प्लांट्स फॉर 900 कैश। याद रखिएगा हमने परचेज कितने पे करा था इसको? 650 पे। ऊपर उसने कॉस्ट लिखी थी फ्लावर्स एंड उसकी, तो सेल कर रही है किस पे भाई? 900 पे। माइनस करें, क्योंकि आपके पास सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट।
ठीक है, तो आपके पास सेल्स प्राइस कितने 900, कॉस्ट प्राइस कितने थे 650, तो प्रॉफिट कितना आएगा, कितना आएगा 250। क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा, और आगे पढ़ते हैं, इसमें और क्या लिखा हुआ है। अच्छा, since Neelam has sold goods costing 650 to earn revenue 900, we can say that she has earned a profit 900 minus 650 250, वही वाली चीज। On the day trading, how do we reflect this in the accounting equation? कैसे इसको दिखाएंगे भाई? अब जरा देखें, क्या हमने स्टॉल को छेड़छाड़ करी? नहीं, स्टॉल तो हमारे पास नॉन करंट एसेट है, नहीं होगा कुछ भी। 650 की जितने आपने फ्लावर्स परचेज करे थे वो तो सब खत्म, सेल हो गए, जीरो। उसके बदले में आपको कैश कितना रिसीव हुआ? 50 ऑलरेडी था, सही है, 50 आपके पास ऑलरेडी पॉकेट में पड़ा था। सेल करने की वजह से कितना हो गया 900, और मजीद आए, टोटल 950 हो गए। अब आपने ये तो देख लिया टोटल पैसा आपके पास आया, टोटल पैसा आया 900, तो इसमें आपकी कॉस्ट क्या थी, आपका प्रॉफिट क्या था, 250 था। देखो 250 अब किसका हक है? जाहिर सी बात है, जो इसको सेल कर रहा है, जिसने इसका बिजनेस कर रहा है, ओनर का हक है। तो 250 क्या हो गया, आपके कैपिटल में जाके ऐड ऑन हो जाते हैं। क्लियर है? सेम इसी तरह से आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वहां पे भी यही होता है कि आप क्या करते हो, जितना प्रॉफिट होता है वो निकालते हो। अब प्रॉफिट आपका जितना भी आता है तमाम कॉस्ट को माइनस करने के बाद, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके आपकी जो इक्विटी साइड पे दो पार्ट्स आते हैं, एक तो आपकी लाइबिलिटी होता है, एक आपका कैपिटल। तो कैपिटल में भी आप सेम इसी तरह से रखते हो कि आपने इनिशियल कैपिटल जितना रखा था, इनिशियल 2500 था, उसमें रिटेन प्रॉफिट जो होता है एड ऑन हो जाता है ना यहाँ तक? यहां तक कोई सवाल? अब फिर आ जाते हैं, देखते हैं कि नेट एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। पहले तो हम समझते हैं नेट एसेट किसे कहते हैं। नेट एसेट का मतलब है बेटा, टोटल एसेट्स में से आप टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। तो ये किसके बराबर होगा? कैपिटल के। सही है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, नेट एसेट्स, यानी तमाम लाइबिलिटीज को डिडक्ट कर दो। हाँ, अब इसमें आप देख रहे हो कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? आपने कहा इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि नेट एसेट्स था कितने का, लाइबिलिटीज तो ऑब्वियसली थी ही नहीं, तो 2500 थी। अब बढ़ के क्या हो रहा है, एंड ऑफ द डे कितना हो रहा है 2750। आपने ये टोटल देख लिया था यहाँ, ठीक है। 1800 प्लस 950 2750, यहाँ पे भी कितना है 2500 प्लस 250 2750 हो गया। इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 250 से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? यही इक्वेशन आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है। नेट एसेट्स आपके पास कितना है ऑन 1 जुलाई पे, कितना है 2500, कितना इंक्रीज हुआ 250। तो बेटा टोटल नेट एसेट्स इन द एंड कितना हुआ 2750। क्लियर है? और ये वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस है, उसमें रिटेन अर्निंग प्रॉफिट आपने ऐड करा तो आपके पास आता है। ड्राइंग किसे कहते हैं? जब आप जब ओनर बिजनेस ओनर का है, तो जाहिर सी बात है उसका हक है कि प्रॉफिट को एंजॉय कर सके। अब वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, बिजनेस में जितनी इन्वेस्टमेंट करी थी उसने, जो माल अपना इन्वेस्ट करा था, अब उसको हुआ है प्रॉफिट, उसमें से जो इन्वेस्टमेंट निकालेगा, या फिर वो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किसी और शक्ल में भी करी हो, गाड़ी की सूरत में, अभी फिलहाल उसने एसेट के तौर पे क्या इंट्रोड्यूस करा था, सिर्फ कैश। ठीक है, और उसके पास और कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको निकाल ले। हाँ, फ्लावर्स वगैरह हैं लेकिन उसने निकाले नहीं। तो बहरहाल जिस चीज को जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब वो किसी भी पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करवा रहे थे, वो ड्राइंग है। आगे क्या लिखा हुआ है, सिंस नीलम सुल्तान हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ $250 फ्रॉम हर फर्स्ट डे वर्क, शी फील्स जस्टिफाइड इन ड्रॉइंग सम ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ हर बिजनेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है उसका हक है तो वो निकालेगी। नीलम डिसाइड्स टू पे हरसेल्फ $180 in what she thinks of her wages as a fair reward for her day works। ठीक है, अब 250 उसने प्रॉफिट अर्न करा था, उसमें से 180 माइनस करवा रही है, 70 उसके पास प्रॉफिट के तौर पे रह गए।
ठीक है ना। अब आप इसमें देखते हो कि किस तरह से ये असरअंदाज होगी। एसेट्स के बारे में पहले देख लेते हैं। 1800 का स्टॉल वैसा ही है ना। कैश देखो दोनों पे असर होगा, क्यों? क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कह रही है, ये तो दिखा रही है कि हर ट्रांजैक्शन के डुअल इफेक्ट होंगे। ड्रॉइंग का किस किस पर होगा? आपने ड्रॉ करा, विदड्रॉ की वजह से कैपिटल तो कम हो रहा है। दूसरी चीज, किस चीज को आप विदड्रॉ कर रहे हो? कैश को। तो कैश बिजनेस के लिए एसेट है, वो भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो 950 टोटल थे, 950 में से माइनस करे 180, कितना रह गया? 770। टोटल करोगे 2570 आ गया। सेम इसी तरह से कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था, 2500 ऐड करा था आपने रिटेन अर्निंग, इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग, तो 2570। क्लियर है यहाँ तक? कोई ऐसी चीज जो यहाँ समझ में ना आई हो? देखो ये इसी तरह से आपके पास इक्वेशन में कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी नो इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सवाल बड़ा मजेदार है। इसमें भी आपने ट्रांजैक्शंस कुछ देखी, लिखा हुआ है ट्राई टू एक्सप्लेन द डुअल इफेक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या लिखा हुआ है? ए बिजनेस रिसीव अ लोन ऑफ 5000 फ्रॉम इट्स बैंक। अब रिसीव कर रहा है लोन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी के तहत देखूं, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है भाई? आपको क्या बनाना है? इसी तरह से इक्वेशन लिखनी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी ना। बिजनेस ने रिसीव करा लोन। अब लोन रिसीव करा तो आपके सर पे क्या हुई होगी? जिम्मेदारी आई होगी। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कितने से हो रही है? 5000 से हो रही है। क्लियर है? साथ साथ क्या कैपिटल पे कोई असर हुआ होगा? नो। तो एसेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। कितने से? 5000 से। ठीक है। अब अपने सोच से बाकी के आप B C D E ये खुद से करें। $800 कैश कम होगा। हाँ बताओ क्या हुआ, क्या होना चाहिए? कैश तो कम होना चाहिए, मगर परचेज गुड्स गुड्स ऐसा भी तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे भी बढ़ रहे हैं, तो कैश भी ऐसा है, हम्म तो दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। आप बताओ क्या होना कैश चाहिए? तो डिक्रीज होगा कैश तो डिक्रीज होगा, फिर? और परचेज गुड्स में इंक्रीज होगा। हाँ। तो ये तो दोनों चीजें तो ऐसा है, हम्म तो दोनों कम ज्यादा होगा। एक कम हो रही है, दूसरी ज्यादा हो रही है। क्या इक्विटी साइड पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कम ज्यादा को देखें, कोई दूसरी तरफ ट्रांजैक्शन का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज अगर आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो वहां पे भी आपको 1000 का ही बैलेंस दिखेगा। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल 1000 में से 500 की कैश माइनस हुई, और आपने 500 की गुड्स ले ली, तो क्या होगा? 500 माइनस दोबारा 500 ऐड हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है? इस तरह से ये ऐसे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है, टोटल अमाउंट में कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो फिर तो क्या होता है टिल यानी उसने निकाले, फ्रॉम द टिल टू बाय हर हस्बैंड। टिल रिसीट को बोलेंगे, अभी आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। प्रोटीन में कमी होता है, प्रोटीन में कमी होती है। हाँ। ठीक है। और बर्थडे प्रेजेंट बाय किया, बर्थडे में गुड्स में आएगा, ऐसा भी बर्थडे प्रेजेंट किसके लिए बाय करा के? ये अपने लिए बाय किया, मतलब अपने हस्बैंड के लिए बाय अपने किया। हस्बैंड के लिए। तो आपने क्या करा होगा? अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं। सेकंड वाला तो मैंने आपको बता दिया था। कोई इफेक्ट नहीं होगा।
एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, पहले सेकंड वाले में आपने देखा जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज हो गया था। तीसरा क्या हुआ कि बिजनेस के जो प्रोप्राइटर थे उन्होंने $50 रिमूव करे, लिखा हुआ है, तो आपका कैपिटल क्या होगा, कैपिटल में से ही निकलेगा ना, साथ साथ एसेट भी कम होगा। क्लियर है, क्योंकि ये बिजनेस के प्रेजेंट, बिजनेस को प्रेजेंट नहीं दिया गया है, बल्कि अपने हस्बैंड को निकाला गया इसमें से, बिजनेस में से। तो जो निकाल रहे हो वो क्या है, कैश है। कैश भी माइनस होगा, एसेट यानी डिक्रीज होगा, इसी तरह से आपका कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बाकी बिजनेस ने गुड सेल करें $300 के और 140 के प्रॉफिट था। कॉस्ट में और प्रॉफिट में फर्क रखिएगा, तो क्या होना चाहिए। तो प्रॉफिट तो एसेट इंक्रीज आप बताओ। होगा, दोनों इंक्रीज होंगे ना, कैपिटल इंक्रीज होगा। हाँ, कैपिटल भी इंक्रीज होगा। अच्छा, देखें कितने से प्रॉफिट उसने बोला है 140। अब यहाँ पे बैलेंस करने पे नहीं आ जाना, क्योंकि ऑलरेडी जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसको पता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, साथ कॉस्टिंग की बात है। 300 तो इसकी कॉस्ट है, और 140 आप और इसमें ऐड कर लो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स में आपके पास दो चीज होते हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट। सही है, अगर तो आपको देखो कॉस्ट पता होती है, प्रॉफिट निकालना होता है, क्या करती हो यहाँ करते हो, सॉरी, दोनों ऐड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना है भाई प्रॉफिट, टोटल सेल्स होगी आपके पास 440, जिसमें से 300 आपकी कॉस्ट है और 140 प्रॉफिट है। अगर इन केस कोई एक चीज गिवन ना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको सेल्स गिवन है तो आप निकालोगे 440, इसमें से सेल्स प्राइस में से फिर आपको अगर कॉस्ट पता है तो माइनस करवा दोगे, कॉस्ट कितनी भाई 300 माइनस हो जाएगी, तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा 140। या अगर आपको सेल्स प्राइस गिवन है 440 और जस्ट आपको प्रॉफिट दिया गया है, उसकी बिना पे भी तो आपका मिल सकता है ना। तो जस्ट आपको प्रॉफिट दिया गया है 140, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्या निकल कर आएगी, कॉस्ट नहीं 300। ठीक है, इस तरह से हो गई है। याद रखना सेल्स में दो चीजें, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा जी, तो बहरहाल हम क्या बात कर रहे थे, अब देखें टोटल तो उसके पास माल कितना, टोटल कैश की फॉर्म में कितना आया होगा 440, एसेट कितना इंक्रीज हुआ होगा, अब कैपिटल कितना इंक्रीज होगा 140। इसमें ये ना देखिएगा कि भाई 300 क्यों नहीं ऐड हुआ, क्यों, क्योंकि 300 क्या था, हमारी कॉस्टिंग थी, गुड्स डिक्रीज हुई। अगर मैं इसी चीज को लिखूं भाई -300, क्योंकि गुड्स की कॉस्ट कितनी थी -300, तो अल्टीमेटली 440 में से 300 माइनस करोगे तो 140 यहाँ पे भी दिख रहा होगा इंक्रीज होता हुआ, यहाँ पे भी। क्लियर है। अच्छा, बिजनेस ने रीपे करा, बैंक जो लोन लिया था उसने 5000 का लोन लिया था, पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट के साथ 270। बताएं, लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज में, इंक्रीज हो रहा लाइबिलिटीज में इंक्रीज होगा, है, कैश में इंक्रीज होगा, मतलब कैश एसेट आपका इंक्रीज होगा। बिजनेस ने रीपे करा है। अच्छा, तो रीपे करा है, हम्म, बिजनेस रिपेज 5000, लाइबिलिटी तो कमी हो गई कितनी, 5000। 5000 आपकी लाइबिलिटी तो कम हो रही है, ये बात क्लियर है। फिर इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है वो, एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है, तो कैपिटल कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है, यानी कि आपका कैपिटल भी डिक्रीज होगा, कितने से भाई 270 से। क्यों, क्योंकि अब प्रॉफिट अगर ओनर एंजॉय करेगा तो लॉस भी क्या होगा, या एक्स्ट्रा पेमेंट भी किसको करनी होगी, ठीक है, ओनर के ही खाते में से जाएगी। अब ये पूरी बात होगी, ये सोल प्रॉपर्टी है, मतलब एक ही बिजनेस में है और एक ही हम्म, बंदा बिजनेस चला रहा है।
अभी हम जस्ट सोल प्रोप्राइटर, लेकिन अगर ये सेम पार्टनर्स के बारे में हो तो वो भी इसी तरह से होगा। अच्छा जी, टोटल एसेट कितना कम होगा? 5270, क्योंकि इतना कैश आपके पास से जाएगा। कह रहे हैं यहाँ तक कोई सवाल? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ जाता है ना, तो बेटा इसी तरह से आपकी एंट्रीज भी बन रही होती है। अच्छा, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल किसे कहते हैं? एनी आइडिया? अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, हम्म। मतलब अकाउंट्स जो बिजनेस को पेमेंट करनी है, और रिसीवेबल जो बिजनेस को पैसा है वो मिलने है। अच्छा, हाँ ये हमने देखा था। जरा इसको समझते हैं। बिजनेस में दो मेजर ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी थी क्या? एक सेल्स थी और एक परचेज थी। ठीक है। अब सेल्स आप कैश पे कर रहे हो तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। किसकी भाई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। सेल्स पे भी, परचेज पे भी। तो जब आप सेल कर रहे हो क्रेडिट पे, यानी आपने गुड्स सेल कर दी हैं, आपने उसको इनकम तो मान ली है, क्या उसका पैसा आपको रिसीव हुआ होगा? नहीं। तो आपके लिए वो, आप कैसे इसको रिकॉर्ड करोगे? आप इसको रिकॉर्ड करोगे रिसीवेबल के तौर पे। ठीक है। बिजनेस के लिए रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है। कौन सा एसेट बेटा? करंट एसेट। ठीक है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो नोट रिसीवेबल की बात है, लेकिन नॉर्मली हम बकायदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। इसी तरह जब परचेज की बात आती है क्रेडिट पे, तो आप कैसे, किस टाइटल ऑफ अकाउंट से इसको रिकॉर्ड करते हो? पेएबल्स। कि मैंने गुड्स तो सप्लायर से रिसीव कर ली है, सप्लायर ने सप्लाई भी कर दी है, मैंने अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी? उसको पेएबल्स। अब ये पेबल बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटी बेटा? करंट लाइबिलिटी। क्योंकि हम इसको अज्यूम करते हैं कि विद इन 1 ईयर इसको पे कर देंगे। अगर आपने कोई लोन लिया है मोर देन 1 ईयर का है, तो फिर वो नॉन करंट में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई सवाल? इसको आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक फिर हम अपनी क्लास रखते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, वो मैंने आपको शायद बताया था कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस जब हाँ, डेबिट क्रेडिट रूल। तो सेम उसी तरह से ये इंक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड होगा, डिक्रीज हो रहा है कहाँ रिकॉर्ड होगा। फिर मैं आपको इसकी एंट्रीज बनाना बताऊंगी कि भाई आपने इसको रिकॉर्ड किस तरह से करना है। हम फिर असल जो ट्रांजैक्शन अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या कहते हैं, अप्लाई करी थी, अब अगर हम उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड होगी, साथ साथ इसको क्लासेस में कैसे डाला जाता है वो हम सीखेंगे। ठीक है जनाब। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।